औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें हम दो मेन रिएक्शंस की बात करेंगे, एक एडिशन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन में हमारे पास हाइड्रोजिनेशन एंड हैलोजिनेशन है और ऑक्सीडेशन के आगे फर्दर तीन सब कैटेगरीज हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं अभी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन के बारे में आप लोगों ने अल्कीन के टॉपिक में भी पढ़ा होगा। अगर मैं एडिशन को सिंपली एक्सप्लेन करूं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ पाई बॉन्ड। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर पाई बॉन्ड रिमूव होता है, कोई चीज जाकर ऐड होती है। आपने अल्कीन में एक रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन या हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, बहुत सारे आपने रिएक्शन पढ़े, वो तमाम के तमाम एडिशन रिएक्शन थे। क्या होता था कि जब कोई चीज जाकर अल्कीन में ऐड होती थी तो उसका डबल बॉन्ड जो होता था वो खत्म हो जाता था और अल्कीन से वो चीज अल्केन या जो भी हमारा कोरिस्पोंडिंग मॉलिक्यूल था उसमें कन्वर्ट हो जाती थी और वो पाई बॉन्ड जो होता था उसके अंदर वो खत्म हो जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन मेन रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं एडिशन रिएक्शन, जिनको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ पाई बॉन्ड, यानी हम किसी चीज को ऐड करें और पाई बॉन्ड रिमूव हो जाए। एक होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। वो जो आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के रिएक्शंस पढ़े थे वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। इन एलिमिनेशन रिएक्शन को इंशाल्लाह हम अल्काइल हैलाइड में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो तीन रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने अल्केन में देखा था कि एक एटम निकलता है, उसकी जगह पर नया एटम आता है, वो सब्स्टिट्यूशन थे। एनीवेज, वक्फे वक्फे से जैसे जैसे इनका जिक्र आता रहेगा मैं इनको बार बार एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो एडिशन रिएक्शंस क्या है, रिमूवल ऑफ पाई बॉन्ड, या अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि जो बेंजीन होता है ये आम मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होता। कल भी हमने कहा था कि बेंजीन के अंदर एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं और ये 152 किलो जॉल होती है। जब तक बेंजीन की उस एनर्जी को ओवरकम नहीं किया जाता तब तक बेंजीन रिएक्ट नहीं करता। इसके अंदर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से इनको रिएक्ट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस हैप्पीली, कि बेंजीन खुशी से एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि एडिशन में क्या हो रहा होता है, आप किसी चीज को ऐड करेंगे और बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएंगे और जब बेंजीन के डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे तो बेंजीन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। बेंजीन के अंदर जो स्पेशल फीचर है वो यही थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स ही हैं। अगर आप इन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को खत्म कर देंगे तो बेंजीन का वो स्पेशल फीचर खत्म हो जाएगा। तो बेंजीन की कोशिश होती है कि वो अपना ये जो स्पेशल फीचर है जिसको एरोमेटिसिटी कहते हैं ये खत्म ना होने दे और इसको वो बचा के रखे। तो इसलिए बेंजीन को जब हम एडिशन रिएक्शंस की तरफ लेकर आते हैं तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ता है। हार्श कंडीशन अप्लाई करते हैं तब जाकर ये रिएक्ट करता है। तो हमारे पास पहला रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और आमतौर पे जो कैटलिस्ट होता है वो रेने निकल, ये हमने अल्कीन में भी देखा था। अब अल्कीन में तो हमने बात की थी एक डबल बॉन्ड की, लेकिन अगर हम बेंजीन में देखें तो तीन डबल बॉन्ड्स हैं। तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा और तीसरा यहाँ। तो तीन मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोजन के चाहिए होंगे, तब बेंजीन के तीन डबल बॉन्ड्स खत्म होंगे। जितने डबल बॉन्ड आपने खत्म करने हैं उतने ही आपको मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं। तो हर कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, लेकिन जब इसने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो अब हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन हो गए हैं और ये बन गया है साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है कि जब आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बेंजीन में तो उसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। अब यहाँ पर जो मेटल इस्तेमाल की थी वो मैंने आपसे कहा रेने निकल, प्लाटिनम या प्लाडियम। हम इनकी जगह पर कुछ और मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if we use metals like ruthenium, rhodium spotted at carbon, then hydrogenation becomes easier। यानी ये जो दो मेटल्स हैं रुथीनियम एंड रोडियम, इनकी वजह से जो हम ऊपर कंडीशन देख रहे थे, ये देखें 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और अगर आप रुथीनियम और रोडियम इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये 100 डिग्री पे आ गया कि टेम्परेचर हमने कम कर दिया। ये 100 एटीएम है, यहाँ प्रेशर मेंशन नहीं है, ये तकरीबन 200 एटीएम, यहाँ पे जो प्रेशर होता है ये 200 एटीएम तक होता है। तो 200 एटीएम से वो 10 एटीएम पे आ गया, यानी हाइड्रोजनेशन के लिए हमें जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं करनी पड़ी।
तो रुथीनियम और रोडियम जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजनेशन को आसान बना देती हैं। काम इनका भी वही है कि हाइड्रोजन को जाकर ऐड करवाएंगी, तो हाइड्रोजन जब इस बेंजीन में ऐड होगा तो इसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, और हर कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था तो बाद में दो हो जाएंगे और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन का। इसी तरह का हमारे पास एक और रिएक्शन होता है हैलोजिनेशन या एडिशन ऑफ हैलोजिन। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया था, ऐसे ही हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन को अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन ही होते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है और आयोडीन का जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। तो फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन दोनों ही लैब के अंदर इतनी आसान नहीं होती। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है ये थोड़ी फिजिबल होती हैं, इनको आसानी से हम लोग करवा लेते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल हमें जो है वो ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। तो जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया था तो हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया था, तो अब क्लोरीन को ऐड करेंगे तो हर कार्बन के पास एक एक क्लोरीन आ जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक Cl2 यहाँ पर ऐड हुआ, इस कार्बन के पास एक क्लोरीन आ गया और इस कार्बन के पास एक क्लोरीन आ गया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देखें दो क्लोरीन, फिर दूसरा क्लोरीन इधर आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा क्लोरीन यहाँ आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। अब हर कार्बन के पास एक एक क्लोरीन आ गया है। अगर हम नंबरिंग देखें तो यहाँ से कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन पर ही क्लोरीन है, तो इसलिए इसका नाम देखें 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो जिस तरह क्लोरीन ऐड हुआ था सेम उसी तरह से हर कार्बन के पास एक एक ब्रोमीन आ जाएगा। तो वहां पर वो क्लोरो था तो यह बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो ये दो रिएक्शन थे हमारे पास एडिशन रिएक्शंस। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी एडिशन रिएक्शन और बेंजीन, इसमें हमने दो रिएक्शंस डिस्कस किए, हाइड्रोजिनेशन एंड हेलोजिनेशन। बहुत सिंपल और आसान से रिएक्शन है। बेंजीन के दोनों रिएक्शंस के अंदर बेंजीन अपना कैरेक्टर लूज कर देता है, अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देता है, वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है और साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो ये चीजें इसके अंदर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन जैसा कि आप लोग अपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ कर आए हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर जब आप किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उस चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब बेंजीन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब नाम से ही नजर आ रहा है कि हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। अब ये देखें, ये आपके सामने बेंजीन है, ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और ये जो V2O5 है जिसको हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कहते हैं, ये एक कैटालिस्ट है यहाँ पे। अब ये वाली चीजें आप लोगों ने थोड़ी सी याद करने वाली हैं, इसमें कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में बेंजीन की ऑक्सीडेशन की जाती है या उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये जगह मैंने यहाँ पर बोल्ड की हुई है, ये देखें। तो इतना जो इसका मॉलिक्यूल है ये वाला, ये अलग हो जाता है। इसमें देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये चीज है 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड था, और ये जो ऑक्सीजन थे इनमें से ये जो कार्बन थी ये वाली, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाते हैं डबल बॉन्ड्स के साथ। बॉन्ड पूरे करने हैं ना हमने ऑक्सीजन के, तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है, और फिर इनके बॉन्ड पूरे करने के लिए मजीद एक एक ऑक्सीजन इनके साथ अटैच हो जाती है, एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। अब ये आपने याद करना है, इसमें कोई चूंकि मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ तो हम मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो अक्सर अक्सर ये पेपर में आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो वो मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसकी साइड प्रोडक्ट्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती हैं। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं लिखते, आप सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट बना देते हैं, मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग और साइड प्रोडक्ट्स की आपको इजाजत होती है कि वो आप बेशक ना बनाएं। तो इसलिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जो प्रोडक्ट होती है, जो आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है एनहाइड्राइड। और कौन सा जी, मैलिक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम है मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों ने याद रखनी है।
तो मैंने आपसे कहा ऑक्सीडेशन तीन तरह की होती है। एक होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो हमने यहाँ पर देखी, जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलती है मैलिक एनहाइड्राइड। दूसरी होती है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी नॉर्मल चीज को जलाते हैं, अगर उसमें कार्बन होगी तो कंबस्शन से आपको पता है दो ही चीजें बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। जैसे आप सर्दियों में हीटर चलाते हैं तो अक्सर कहा जाता है जी गैस वाला हीटर कमरा बंद करके ना सोएं, तो उसकी वजह यही होती है कि जब आप कमरा बंद करके सो जाते हैं तो अब मिथेन गैस है ना हीटर के अंदर जो जल रही है, CH4, शुरू में कमरे के अंदर ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कमरे के अंदर ऑक्सीजन कम होती जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। तो एनीवेज कंबस्शन के हवाले से एक सिंपल सी यूनिवर्सल सी बात है कि जब भी आप किसी चीज को जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा, अगर उसमें कार्बन होगी तो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और यहाँ पर भी वही चीज है कि आपने बेंजीन को जलाया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तीसरा है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। अब ओजोन भी O3 जो होता है, आपको पता है अल्कीन में जाकर O3 ऐड होता था, तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक O3 होगा तो तीन डबल बॉन्ड्स के लिए तीन O3 हो जाएंगे। और इसका अगर ऑक्सीजन एटम काउंट करें तो ये 3 3 9, 9 ऑक्सीजन एटम बेसिकली इस बेंजीन में ऐड हो रहे हैं। एक O3 का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो रहा है, एक यहाँ पर ऐड हो रहा है, और एक यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इस बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, C6H6। तो जब इसमें ओजोन ऐड हो जाती है तो ये बन जाता है C6H6O9। ये इसका एक इंटरमीडिएट है। इसमें जैसे ही जिंक वाटर डालते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक खास किस्म के एल्डिहाइड में। ये CHO जो है ये बेसिकली एल्डिहाइड है, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये चीज है जिसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है CHO। ये भी CHO है, ये भी CHO है, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल। ये जो CHO ये मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये है ग्लाइऑक्सल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ओजोनोलाइसिस का बहुत सिंपल और आसान है कि जब बेंजीन में ओजोन को ऐड करते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको बेंजीन ट्राइओजोनाइड भी बोलते हैं। इसमें तीन ऑक्सीजन है तो ट्राइओजोन से ये ट्राइओजोनाइड। तो उस इंटरमीडिएट में जिंक और वाटर डालने से वो ब्रेक होकर ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लाइऑक्सल का फार्मूला और इसका जो आपको प्रीवियस चीजें हैं कि ये कहाँ से बनता है ये चीज आपको आनी चाहिए। लास्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम कहते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप अटैच है, जिस तरह ये CH3 अल्काइल ग्रुप, खास तौर पे अल्काइल ग्रुप CH3 अल्काइल ग्रुप, तो ये जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो हम इसको टॉलिन पढ़ते हैं और ये इसका कॉमन नेम है। साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई चेन अटैच है, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, अगर आप उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ऊपर आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े थे उन तमाम में बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो रही थी, क्योंकि अब ये बेंजीन था, ये भी बेंजीन के ऊपर कोई चीज अटैच तो है नहीं, ये तो प्योर बेंजीन है, इसके ऊपर कोई चीज अटैच नहीं है, तो इसी की ही ऑक्सीडेशन होगी, चाहे वो कैटालिटिक हो, कंबस्टन हो या ओजोनोलाइसिस हो। लेकिन जब आप उस पर कोई साइड चेन लगा देंगे तो भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि पहले ही साइड चेन की ऑक्सीडेशन होती है। और आमतौर पर अगर हम साइड चेन ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो तीन तरह के रिएजेंट हम यूज करते हैं, या तो पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इस्तेमाल होता है, या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। ये तीनों जो है रिएजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी बेंजीन के ऊपर कोई साइड चेन अटैच होगी, जिस तरह यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप होगा इसकी जो कार्बन होगी ये वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये COOH, यही कार्बन कन्वर्ट हो जाएगी COOH में। अब इस COOH में कन्वर्ट होने से यहाँ से एक हाइड्रोजन तो इधर आ गया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए, दो। वो दो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर में, H2O। तो यहाँ 3 एटॉमिक ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें हम देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे था, तो 3 एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में कन्वर्ट होता है। अब मैं इसकी एक दो एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसकी प्रोडक्ट सेम है। अब आपके सामने पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर एक CH3 था, अब यहाँ पे 2 CH3 हैं, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। जब इसको पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करवाएंगे ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये COOH में कन्वर्ट हो गया, ये भी COOH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच गए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच गए, तो
टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल बन गए? 4। 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, सॉरी 4 हाइड्रोजन उसमें इस्तेमाल हुए। अब एक और एग्जांपल है हमारे सामने, मिथाइल की जगह हमने इथाइल इस्तेमाल किया, ये वाली। अब ये वाली जो कार्बन है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल। अब ये जो CH3 था ये वाला, इसके अंदर से ये 3 और यहाँ से 1 हाइड्रोजन बचा था, 4 हाइड्रोजन ये थे ना, तो 4 हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो एक कार्बन थी ये वाली, अब जाहिर है इसका भी तो कुछ ना कुछ बनना है। इधर तो हमारे पास कार्बन ही एक एक थे ना, इसलिए कोई और चीज बनने के चांसेस ही नहीं थे। यहाँ ये कार्बन बचा हुआ है, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ कि ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, आप असाइनमेंट में मुझे क्या करेंगे, प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, यहाँ एक CH2 और लगा दें। प्रोपाइल ग्रुप के साथ आप सॉरी ऑक्सीजन इसमें ऐड करें विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो मुझे बताएं जी क्या क्या चीज बनेगी। सिंपल सी बात है कि जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसके अलावा जो कार्बन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। तो प्रोपाइल ग्रुप के केस में यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि वहां 2 कार्बन बच जाएंगे, और जितने हाइड्रोजन बचेंगे उनको आप कन्वर्ट कर देंगे वाटर में। फिर आप यहाँ से ऑक्सीजन काउंट कर लें कि यहाँ से कितने ऑक्सीजन है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 4 6 6 ऑक्सीजन थे, आप 6 लिख दें यहाँ पे। तो ये बहुत आसान सा रिएक्शन है, साइड चेन ऑक्सीडेशन, अक्सर पेपर में आता है, इसको MCQs में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये इसकी मेन प्रोडक्ट है। उसके अलावा जितने कार्बन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसके अलावा जितने हाइड्रोजन होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात की। ऑक्सीडेशन थोड़े से आप लोगों को मैं रिपीट करवा देता हूँ। एक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। कंबस्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ओजोनोलाइसिस से ग्लाइऑक्सल बनता है। और साइड चेन ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड में आप उस अल्काइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी जो चीजें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।